बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर का, और उसमें हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने साबित किया था कि दायरे की बाउंड्री पे हरकत करते हुए पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होता है वो डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो हमने उसकी वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाली है, हमने उसके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी लास्ट लेक्चर में निकाल चुके हैं। आज हम उसके इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो आज भी हम दोनों एक्सेलेरेशन को देखेंगे कि जो पार्टिकल दायरे की बाउंड्री पे हरकत कर रहा है उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, और जो प्रोजेक्शन डायमीटर डी ई के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो पहले हम पार्टिकल की बात करते हैं जो दायरे की बाउंड्री पे हरकत कर रहा है। अगर हम उसको देखें तो पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। और आप पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई पार्टिकल दायरे की बाउंड्री पे हरकत करता है यानी सर्कुलर मोशन करता है तो उसको सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो देखिए, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिखा है mv²/r, और ये जो v है ये हम रिलेशन 5 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। v बराबर होता है r ओमेगा के। तो यहाँ पे v² है तो इसकी वैल्यू अगर हम स्केयर करें तो ये हो जाएगा r² ओमेगा²। ये वैल्यू हमने इस जगह पे पुट कर दी है, ये v² की जगह पे। और Fc यानी ये फोर्स है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F बराबर होता है ma के। तो ये m से m कट जाएगा, इस तरफ बच जाएगा a, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। और इस तरफ r से एक r कट जाएगा, ये बच जाएगा r ओमेगा²। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फार्मूला आ गया, ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा²। आर क्या चीज़ है, दायरे का रेडियस है। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन आ गया है ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा²। इसमें आर जो है ना उस दायरे का रेडियस होता है। हमारे पास यहाँ दायरे का रेडियस क्या है, x0। तो इसलिए हमने लिखा है कि हमारे पास जो पार्टिकल दायरे की बाउंड्री पे हरकत कर रहा है ना उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा ना वो होगा ए पी, और वो बराबर होगा x0 ओमेगा²। ये बिल्कुल इसी फार्मूले से हमने निकाला है कि यहाँ पे r की जगह पे हम x0 पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इस केस में दायरे का रेडियस है वो x0 है। तो आपको पता चल गया होगा अभी पार्टिकल जो दायरे की बाउंड्री पे हरकत कर रहा है उसका जो एक्सेलेरेशन है वो क्या है, ए पी इज इक्वल टू x0 ओमेगा²। अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्शन। पार्टिकल जो दायरे की बाउंड्री पे हरकत कर रहा है उसका प्रोजेक्शन डायमीटर के ऊपर ऊपर नीचे हरकत करेगा। अच्छा, पार्टिकल के प्रोजेक्शन से पहले हम पार्टिकल की एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन की बात करें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना वो आपको पता है उसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स दी सेंटर होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन। तो यहाँ जो एक्सेलेरेशन पैदा हुआ है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पैदा हुआ है। और आपको पता है कि जिस सिमत में फोर्स अमल करती है उसी सिमत में ही एक्सेलेरेशन पैदा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन दोनों की डायरेक्शन ही टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो आपने याद रखना है जो पार्टिकल दायरे की बाउंड्री पे हरकत कर रहा है उसका जो एक्सेलेरेशन है वो है x0 ओमेगा², और उसकी जो डायरेक्शन है देखें डायरेक्शन टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी सर्कल होगी। अब हम प्रोजेक्शन पे आते हैं। जैसे हमने कहा था वेलोसिटी जो है ना, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी वो किस वजह से होती है, पार्टिकल की वेलोसिटी की वजह से होती है। प्रोजेक्शन की वेलोसिटी असल में पार्टिकल की वेलोसिटी का ही एक कंपोनेंट होती है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से भी हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्शन का जो एक्सेलेरेशन होगा वो भी किस वजह से होगा, प्रोजेक्शन का जो एक्सेलेरेशन है वो भी पार्टिकल के एक्सेलेरेशन की वजह से है। तो यहाँ पर भी जो प्रोजेक्शन का एक्सेलेरेशन होगा वो पार्टिकल के एक्सेलेरेशन के एक कंपोनेंट के बराबर होगा जो डायमीटर के पैरेलल होगा। तो हम देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे इसके दो हिस्से करते हैं। ये जो हमारे पास एक्सेलेरेशन है ये ब्लू लाइन से जो हमने ज़ाहिर किया हुआ, इसके अगर हम दो हिस्से करें तो एक ये हॉरिजेंटल एक्सेलेरेशन आएगा और एक ये ऐसे वर्टिकल आएगा। जो ये हॉरिजेंटल आएगा ना ये आएगा ए पी कॉस थीटा, और जो ये वाला है वर्टिकल ये आएगा ए पी साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना इसकी डायरेक्शन नीचे की जानब आएगी, और हॉरिजेंटल की जो है ना वो लेफ़्ट की तरफ आएगी। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि हमने एक्सेलेरेशन को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया है, और दोनों में से कौन सा जो कंपोनेंट था वो डायमीटर के पैरेलल था, जो नीचे की जानब था, जो क्या था, ए पी साइन थीटा था।
तो ये जो पार्टिकल के एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट है जो डायमीटर के पैरेलल है, यही असल में हमारे पास उस प्रोजेक्शन का एक्सेलेरेशन है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है कि जो हमारे पास प्रोजेक्शन डायमीटर के ऊपर हरकत कर रहा है उसका एक्सेलेरेशन आएगा ए पी साइन थीटा, और ए पी की वैल्यू ऊपर हमने ये लिखी हुई है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर है, तो ये हमने पुट कर दिया एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अब हम जो है एक्स ये साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम ये ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे ओ एन पी। इसमें हम देखते हैं कि ये जो लाइन है यहाँ पर एक एंगल बन रहा है इस लाइन पर, और एक एंगल यहाँ बन रहा है 90 डिग्री का। तो ये जो एन पी लाइन है ना, इस पर दो ज़ाविये हैं, तो ये हमारा बेस है। और 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, 90 डिग्री जो है 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है ना, वो हमारा बेस है। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने वाली ये जो ब्लू लाइन है यानी ओ पी, ये हमारा जो है ना हाइपोटेनियस है। और ये वाली जो लाइन है ओ एन वाली, ये हमारा परपेंडिकुलर है। और आपको पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ओ एन, हाइपोटेन्यूस क्या है ओ पी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ओ एन ओवर ओ पी। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा आएगा ओ एन ओवर ओ पी। ओ एन की वैल्यू क्या है एक्स, और ओ पी की वैल्यू क्या है एक्स नॉट। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई एक्स ओवर एक्स नॉट। देखें ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर की जगह पे एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, और साइन थीटा की जगह पे हमने ये एक्स ओवर एक्स नॉट पुट किया। तो एक्स नॉट से एक्स नॉट कट जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा एक्स ओमेगा स्क्वायर। क्या आएगा, एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो ये है हमारे पास प्रोजेक्शन का एक्सेलेरेशन जो डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और ये उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला है। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जो पार्टिकल दायरे की बाउंड्री पर हरकत कर रहा है। देखें ये पार्टिकल दायरे की बाउंड्री से हरकत करते हुए जब डी पे आएगा, तो पार्टिकल किस तरफ को जाएगा, ओ से डी की तरफ, लेकिन उसका एक्सेलेरेशन किस तरफ को होगा, नीचे की जानब, टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है और ये एक्सेलेरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या लगा दिया, इस फार्मूले में माइनस लगा दिया, और साथ ही हमने ए और एक्स को जो है ना वो बोल्ड फेस लेटर में लिख दिया, यानी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये जो फार्मूला है ये हमें एक्सेलेरेशन की जो है वो मैग्नीट्यूड भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। तो ये हमने वेक्टर फॉर्म में एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालने का फार्मूला लिखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा भी हम एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियत होती है। डेफिनेशन भी यही है कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता हुआ पार्टिकल होता है उसका जो एक्सेलेरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी डिस्प्लेसमेंट के तो हमेशा एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ही रहती है। और दूसरा हमने ये देखा था कि जो हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम था उसके लिए भी ये बिल्कुल यही एक्सेलेरेशन की वैल्यू आती है। तो यही चीज़ हमने शुरू में कही थी कि हमने साबित करना है कि डायमीटर के ऊपर जो प्रोजेक्शन होता है उसकी जो मोशन होती है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही होती है जो मास स्प्रिंग सिस्टम में मास के साथ बंधे हुए पॉइंटर की होती है, या मास स्प्रिंग सिस्टम में मास की जो मोशन होती है वो बिल्कुल सेम हमारे डायमीटर के ऊपर अमल करते हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए प्रोजेक्शन की होती। तो ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखा है, हमने मास स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए देखा है, हमने दायरे के ऊपर हरकत करते हुए पार्टिकल के प्रोजेक्शन को जो डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है उसको हमने डिस्कस किया, और फिर हमने इन दोनों को बराबर साबित कर दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी तो स्टूडेंट्स अब हम फेज़ के बारे में पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है। तो फेज़ की तारीफ़ क्या है, जो हमारा एंगल जब एक बॉडी रोटेट करती है तो रोटेट करने पर वो जो दायरे के सेंटर पर जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं फेज़। तो यानी जो थीटा बनाएगी, तो थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है ओमेगा टी की, इसको हम बोलते हैं फेज़। और ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो पार्टिकल
सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, किस डायरेक्शन में तय किया है, ये हमें फेज़ बताता है। तो मज़ीद अगर हम सादा लफ्ज़ों में कहें तो फेज़ डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पॉइंट, कि फेज़ जो है वो हमें वाइब्रेट करते हुए जिस्म की हालत के बारे में बताता है। मिसाल के तौर पर जब पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है, वो 1 पॉइंट पे होगा, तब उसका फेज़ क्या होगा, ज़ीरो, और प्रोजेक्शन भी कहाँ पर होगा, ज़ीरो पे। जो हमने फार्मूला निकाला था x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, इसमें अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करें ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो फेज़ हमें क्या बता रहा है कि जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो होगी तो आपके प्रोजेक्शन ने कोई फासला तय नहीं किया होगा। तो फेज़ हमें उस वाइब्रेटिंग पार्टिकल के पॉइंट के स्टेट के बारे में बता रहा है, हालत के बारे में बता रहा है। इसी तरह जब पार्टिकल O1 से पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, D पॉइंट पे, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो यहाँ उसका फेज़ कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर आप अपने इस फार्मूले में x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 90 पुट करें तो साइन 90 क्या हो जाता है, 1, x किसके बराबर आएगा, एक्स नॉट के। तो प्रोजेक्शन भी हमारा कहाँ पहुँच चुका होगा, D पॉइंट पे। तो O से D तक का फासला दायरे के रेडियस के बराबर है, जो कि क्या है, एक्स नॉट। तो देखें यहाँ पर भी हमें फेज़ ने, एंगल ने क्या बताया है कि जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उसने कितना फासला तय किया है, किस डायरेक्शन में तय किया है, ये सारी बातें हमें कौन बता रहा है, फेज़ बता रहा है। तो बाज़ औक़ात जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फेज़ जो है वो होता है और बाज़ औक़ात नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जब टाइम ज़ीरो था, जब पार्टिकल रोटेट करना शुरू करता है, ये ओ पी रेडियस देखें, ये जब रोटेट करना शुरू करता है तो पहले ही इसका फेज़ कितना है, 5 फेज़ है, तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल फेज़। फिर टी टाइम में ये अब इस पी पॉइंट पे पहुंचता है, तब उसका फेज़ कितना हो जाता है, तब वो मज़ीद कितना एंगल तय करता है, ओमेगा टी। तब हम उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, उसको क्या लिखेंगे, तब हम उसके जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को ना हम इस तरीके से लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू एक्स नाट, या ये नीचे लिखा हुआ x इज़ इक्वल टू एक्स नाट साइन, अब हमने थीटा नहीं लिखा, अब हमने क्या लिखा है, ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये दोनों मिलकर टोटल उसका फेज़ है, फाई उसका इनिशियल फेज़ है और ओमेगा टी उसका टी टाइम में जो फेज़ आया वो है। तो इस तरीके से हमने लिखना है। अगर पहले वाला स्टार्टिंग पॉइंट पे भी कुछ एंगल होगा तो उसको भी हमने शामिल करके डिस्प्लेसमेंट वाले फार्मूले में लिखना है। तो ये जैसे हमने लिखा हुआ, अब इन दोनों की जगह पर हम जो है वो थीटा लिख सकते हैं। तो ये दोनों ओमेगा टी प्लस फाई को हम दोनों को क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो ये थीटा हमारा फेज़ है। तो जब हम इस फार्मूले में टी की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो हमारे पास इनिशियल फेज़ थीटा किसके बराबर आ जाएगा, फाई के बराबर आ जाएगा। यानी जब टाइम टी ज़ीरो था तब हमारे पास फेज़ की वैल्यू क्या थी, फाई। तो इस तरह आपने याद रखना है भाई, इनिशियल फेज़ क्या होता है, फाइनल फेज़ क्या होगा। अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट पे जब टाइम टी ज़ीरो है तभी कुछ ना कुछ फेज़ होगा, तो जब डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लिखेंगे वाइब्रेटिंग पार्टिकल का तो उसको भी हमने साथ शामिल करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो पार्टिकल है वो कहाँ से शुरू करता है अपना वाइब्रेशन, पार्टिकल यहाँ से शुरू करता है डी पॉइंट से, एक्सट्रीम पोजीशन से। तो उसका इनिशियल फेज़ कितना होगा, उसका शुरू में ही इनिशियल फेज़ जो है वो 90 है। तब हम उसका फार्मूला क्या लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट साइन, और अगर वो यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, इधर से मूव करना शुरू करता है और यहाँ पहुँच जाता है इस जगह पर, और यहाँ तक जो वो फासला तय करता है ये वाला, ये ओमेगा टी है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे जी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। और आपको पता है जब साइन 90 आ जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, वो काज ओमेगा टी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फेज़ को डिस्क्राइब करेंगे। इनिशियल फेज़ को भी हमने शामिल करना होता है और फाइनल को भी शामिल करना होता है। और इसमें एक और बात हम याद रखेंगे, देखें जब हमारे पास स्टार्टिंग में इनिशियल फेज़ होगा 90, तब फार्मूले में जो डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन हरकत कर रहा होता है उसके फार्मूले में क्या आ जाता है, एक्स इज़ इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। यानी उसकी अगर हम वेव फॉर्म बनाएं तो वो क्या बनेगी, वो कोसाइन वेव बनेगी। यानी साइन वेव जो होती है ना वो यहाँ से शुरू होती है, कोसाइन वेव जो है ना वो पीक से शुरू होती है, इस तरीके से। तो अगर आपसे वो एमसीक्यूज़ में पूछता है
कि हमारे पास जो है वो इनिशियल फेज़ क्या है 90 है, तो तब वाइब्रेटिंग पार्टिकल की जो वेव फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, तब कोसाइन वेव बनेगी, काज वाली बनेगी। और अगर इनिशियल फेज़ ज़ीरो है तो फिर वो कहाँ से शुरू होगी, फिर वो साइन वेव होगी, क्योंकि फिर वो कहाँ से शुरू होगी, फिर वो ज़ीरो से शुरू होगी। इस तरीके से ऐसे ये ज़ीरो से शुरू हो रही है, ये साइन वेव है। जो ऊपर से शुरू होकर आएगी कॉस वेव से, वो ऊपर से 90 से पीक से शुरू होगी, वो हमारी को साइन वेव होगी। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि हमारे पास फेज़ जो होता है वो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी के स्टेट के बारे में हमें बताता है। उसका इनिशियल फेज़ क्या है, उसका फाइनल फेज़ क्या है, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, किस डायरेक्शन में तय किया, ये सारी बातें हमें फेज़ से पता चल जाती हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ज़्यादातर आता है, बाज़ बहुत ही कम ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया है, लेकिन आपने दोनों तरीके से तैयार करना है। तो ओके, ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।